गुड इवनिंग एवरीबॉडी, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। कल हमारी जो क्लास थी माइक के बंद हो जाने के कारण बंद हो गई थी, तो हम चाह रहे हैं कि मौर्य काल वाली जो क्लास है वो आज ही खत्म हो जाए, ताकि मौर्य काल पर जितनी भी बातचीत थी जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो खत्म हो जाए। और जैसे कि मेरी टीम ने मुझे सूचित किया कि सर मौर्य काल की क्लास यूट्यूब पर स्टूडेंट से जरूर कहिएगा कि आप कहीं से भी करके देख लीजिएगा, हमारा मौर्य काल आपको ज्यादा बेहतर तरीके से, सरलीकृत तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि मौर्य काल में कई प्रकार के कंफ्यूजन और कई प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट भी मिलते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग हमारे इस चैलेंज को जरूर स्वीकार करें। और वैसे जरूरत मुझे कई सारे मेरे लाल लाली मुझे पता है कि सर हमें देखना ही नहीं, हमें इस बात का पूरा भरोसा है, वो मैं जानता हूं, आप लोगों का विश्वास लगातार हम पर बना हुआ है। और उसी को ध्यान में रखते हुए कल सुपर संडे हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। मैं देखना चाहता हूं कि कितने लाल लाली और भावी आईएएस आईपीएस बनने वाले जो विद्यार्थी हैं वो कितनी क्षमताओं वाले हैं। कल मैं अपने आप को भी और आपको भी एक चैलेंज दे रहा हूं। कल मैं 12 घंटे बैक टू बैक चाह रहा हूं कक्षाओं को। उस 12 घंटों में बीच में ब्रेक भी लेंगे हम, लेकिन फिर भी लगभग 10 घंटे की क्लास कल मैं चाहता हूं। क्या आप लोग तैयार हैं? जल्द ही बताऊंगा कि कौन सी क्लास कब होने वाली है। आइए शुरुआत करते हैं आज के कक्षा की। सबसे पहले तो आप लोगों का पुनः धन्यवाद, आप लोगों के निरंतर सपोर्ट के कारण। अपने तैयारी की शुरुआत करिए भारत की सबसे बड़ी एजुकेटर टीम के साथ, अपनी तैयारी की शुरुआत करिए भारत की सबसे एनर्जिक टीम के साथ। आईएएस के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जुड़िए हमारे साथ। जल्द ही फीस इंक्रीज होने वाली है, तो आप अपने सब्सक्रिप्शन को सिक्योर कर सकते हैं। कल संडे 11 बजे स्कॉलरशिप टेस्ट होगा। आपको इस टेस्ट को देने के लिए केवल एक रेफर कोड यूज करना है, और ये टेस्ट आपको कई प्रकार की स्कॉलरशिप उपलब्ध कराता है। अनअकैडमी अपने कर्तव्य और सामाजिक जिम्मेदारी के तहत लगातार फ्री कक्षाएं तो देता ही है, लेकिन गरीब विद्यार्थियों के लिए जिनके अंदर क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, उनके लिए सारे विकल्प हमेशा खुले रखते हैं। यदि उन्हें प्लस सब्सक्रिप्शन में अपने आप को लगता है कि हम योग्य हैं और हमें प्लस सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए, तो आप इस कॉम्बैक टेस्ट को जरूर ज्वाइन करिए और अपने बलबूते तैयारी करने का मौका प्राप्त करिए, क्योंकि इससे ज्यादा सुनहरा मौका नहीं हो सकता है। 11 से 12 केवल 1 घंटे का ये टेस्ट होगा। और जिन लोगों को स्कॉलरशिप नहीं चाहिए फिर भी टेस्ट दीजिए, इसी बहाने टेस्ट भी देते रहेंगे आप लोग। फ्री टेस्ट सीरीज के साथ आप जुड़ सकते हैं। कोई भी चीज आपको फ्री में जब अवेलेबल हो रही है तो MK लाइव रिफर कोड जरूर यूज करते चलिएगा। लोन की फैसिलिटी है, जहां पर आप लोन के माध्यम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में कई सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलते हैं। 8 दिसंबर से नए बैच आ रहे हैं, उन्हें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और MK लाइव रिफर कोड यूज करते चलिएगा जब भी आपको अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना हो, आपके परिचय में कोई सब्सक्रिप्शन लेने जा रहा हो, पर्सनल कोच और मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस का ये जो ऑप्शन मिलता है आइकॉनिक में, ये एक्स्ट्रा होता है। MK लाइव रिफर कोड यूज करते चलिएगा। कल सुबह 8 बजे से शाम 8:30 बजे तक, मतलब लगभग 12 घंटे 30 मिनट का टाइम रहेगा। और इसमें हम कल लेकर आ रहे हैं 5 कक्षाओं को। कल का जो पूरा का पूरा टाइम टेबल है आप लोगों को डेडिकेट है। कल सुबह 8 बजे सब कुछ अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर होगा। ऐप डाउनलोड करके रख लीजिए, आज MK लाइव रिफर कोड डालकर भी रख दीजिएगा। कल पूरे 12 घंटे, मैं भी तो देखूं कितनी औकात है आपके मस्तिष्क की मुझे झेलने की। मैं भी तो देखूं कितनी क्षमताओं के साथ मेरे साथ पूरी क्लासेस करने के लिए कल लोग तैयार होते हैं। मैं देखना चाहूंगा कि कल कितने विद्यार्थी पूरा संडे
जो कि उनके कितने भी प्लान हो सबको छोड़कर सुबह 8 से लेकर शाम 8:30 बजे तक हमारे साथ लगे रहेंगे। क्लास 8 की एनसीईआरटी पॉलिटी की कल हम लेकर आ रहे हैं सुबह 8 बजे, 2 घंटे की क्लास रहेगी। क्लास 8 की एनसीईआरटी काफी खूबसूरत लगी है मुझे और इसीलिए पहली शुरुआत इसी से करेंगे। जो भी कक्षा 8 के आपके भाई बहन हैं, जो भी कक्षा 8 पढ़ने वाले लोग हैं, यदि उन्हें दिक्कत आती है सोशल साइंस में तो उनका भी स्वागत है। इसलिए आप अपने परिचय में जितने भी ग्रुप होंगे सब जगह सूचित करा दीजिए कि 5 दिसंबर सुबह 8 बजे 2 घंटे की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, इसे ज्वाइन करेंगे। फिर 11 बजे आपका कॉम्बैक टेस्ट होगा, तो 11 बजे हम कोई क्लास नहीं ले रहे हैं। 1 बजे आपकी क्लास रहेगी 2022 और 23 के लिए एक रणनीति की क्लास। कई सारे विद्यार्थी लगातार इस रणनीति की क्लास पर बातचीत कर रहे हैं, तो 2023 की चर्चा मैं मोटे तौर पर करूंगा। 22 की चर्चाएं मैं कर चुका हूं, मैं 23 और 24 के विद्यार्थियों पर इसमें बातचीत करूंगा। क्लास 10 एनसीईआरटी, क्योंकि 10वीं एक बोर्ड की एग्जाम तो है ही, लेकिन जैसे कि मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि साइंस अगर आपको पढ़ना है तो क्लास 9 और 10 के साइंस की किताब कवर करिएगा। तो क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी पूरी कवर नहीं होगी, 2 घंटे की क्लास है, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं इसमें कवर करना चाहूंगा। तो क्लास 10 की एनसीईआरटी साइंस की मैं कवर कराने वाला हूं। यदि आप में से कई सारे स्टूडेंट अपने भाई बहन, अपने परिचय के जो 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, उनको लगता है कि साइंस कठिन है, तो उन्हें कल आमंत्रित करिए हमारी क्लास में। ये भी पूरी तरह से फ्री क्लास रहेगी। और शाम 6:30 बजे हमारी क्लास होगी क्लास 12 एनसीईआरटी ज्योग्राफी। हम उस ज्योग्राफी में 12वीं क्लास के यूनिट कवर करेंगे जो यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है। कई सारे विद्यार्थी लगातार डिमांड कर रहे थे कि क्लास 12 के ज्योग्राफी की एनसीईआरटी सर कुछ बची हुई है, तो जो भी बचा हुआ सेगमेंट होगा क्लास 12 की एनसीईआरटी का, उसे मिस मत करना। काफी खूबसूरत एनसीईआरटी है ह्यूमन ज्योग्राफी की। तो आप लोग तैयार रहिएगा पूरी तरह से। चारों कक्षाएं मैं भी तो देखूं, कई सारे विद्यार्थी कहते सर फ्री क्लासेस होगी तो हम भी करेंगे। मैं भी देखूं कितने लोग करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि बोलने में आसानी होती है पर पढ़ने में मैं जानता हूं कितना मन को कंट्रोल करना पड़ता है। तो स्वागत है आप लोगों का। कल सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8:30 बजे तक हमारे साथ। मैं भी देखना चाहूंगा कितने मस्तिष्क निरंतर सारी कक्षाओं को करते हुए मुझे झेलने की ताकत रखते हैं। और जैसे कि आप में से कई लोग कह रहे थे, ये मैंने आपके सामने टाइम टेबल फिर रख दिया है। 8 बजे, 1 बजे, 2:15 बजे, 4 बजे और 6:30 बजे कंटिन्यूअसली क्लासेस है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फोटो ले लीजिएगा। और कल ये सारे ग्रुप में आपको मिलना चाहिए, आपके जितने परिचय के ग्रुप हैं। कल सुपर संडे है, कल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं पूरे 10-12 घंटे की क्लास को। और YouTube पर भी लगातार आप में से कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अब सप्ताह भर का क्या टाइम टेबल रहेगा मैं पहले ही बता दूं। सोमवार को वीकली करंट अफेयर की क्लास होगी, फिर मंगलवार को भारत और चीन संबंध में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की क्लास होगी, बुधवार को महिला संगठन पर भारतीय समाज की जो बची हुई क्लास है, गुरुवार को भारत और चीन करंट अफेयर के मुद्दे होंगे, शुक्रवार को मुगल काल, मौर्य काल हमने कवर किया, एंशंट इंडिया में, प्राचीन भारत के इतिहास में, मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लेकर आ रहे हैं मुगल काल, दिल्ली सल्तनत काल हमने कवर किया है। तो मुगल काल पर हमारी क्लास होगी। ये YouTube का सेशन रहेगा प्रतिदिन शाम 7:30 बजे, प्रतिदिन शाम 7:30 बजे YouTube पर जो कक्षाएं होती हैं ये उसका टाइम टेबल रहेगा, ताकि आपको भी पता रहे कि हम क्या करने वाले हैं। तो मुगल काल इस शुक्रवार शाम 7:30 बजे एक लंबा मैराथन लेंगे। हो सकता है मैं उसको शाम 7:30 बजे की जगह पर 6 बजे कर देंगे, थोड़ा जल्दी कर देंगे ताकि क्लास लंबी खींची जा सके। और ब्रेकिंग न्यूज का मतलब है
अनअकैडमी पर अब हम लेकर आएंगे फरवरी में टारगेट प्रीलिम्स 2022। पूरी तरह से मैं कहूंगा कि 5 फरवरी से 5 मार्च, 5 अप्रैल, 5 मई 3 महीने का कोर्स होगा। 3 महीने का कोर्स होगा, एक तरीके से रिवीजन कोर्स होगा, एक तरीके से क्रैश कोर्स होगा, जो 2022 के प्रीलिम्स पर बातचीत करने जा रहे हैं। तो ये प्लस क्लास रहेगी। मैं फिर रिपीट कर दूं, ये फ्री वाली क्लास नहीं है, ये प्लस क्लास रहेगी। जिनके पास मुद्राएं हैं, जो सक्षम हैं, वो इसे जरूर ज्वाइन करिएगा। शुरुआत करते हैं मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था से। हमने अपनी कल की क्लास में कुछ चर्चाएं की थी और उसमें माइक के बंद होने के कारण वो क्लासेस रुक गई थी। जो इकोनॉमी की क्लास 9:30 बजे होती है वो चलती रहेगी। आज की जो क्लासेस इकोनॉमिक्स की थी, सैटरडे के दिन है तो मंडे टू फ्राइडे होती है, बट इकोनॉमिक्स की क्लास का मैंने वादा किया है वो चलती रहेगी। कल क्लास में इसलिए नहीं ले पाया था क्योंकि कल मैराथन क्लास हुआ था। मैं प्लानिंग में इसलिए था कि कल की क्लास लगभग 6 साढ़े 6 बजे तक चलती, तो मैंने इसीलिए इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं लगाई थी। बट मंडे इकोनॉमिक्स की क्लास 9:30 बजे जो होती है वो होगी। बाकी जो अपनी नॉर्मल क्लासेस है वो चलती रहेगी, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे जैसा चलता है, सारा सेशन चलता रहेगा। शुरुआत कर रहे हैं मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था से। मौर्य काल में 3 प्रकार के करों की बात हमें मिलती है। एक होते हैं बाह्य कर के नाम से, जो स्वदेश में उत्पन्न वस्तु पर लिया जाने वाला कर होता था। एक आभ्यंतर कर होता था, जो राजधानी में लिया जाने वाला कर होता था। और एक आतिथ्य कर होता था, जो कि विदेशों से जो लाए गए सामान हैं उस पर लिया जाता था। तो हमारे देश में जैसे वर्तमान में हम कह सकते हैं कि कस्टम ड्यूटी होती है, जिसे हम कह सकते हैं सीमा शुल्क, वो उस दौर में आतिथ्य की बात करता था। इसी प्रकार स्वदेश से बाहर भेजे जाने पर माल पर निष्क्रामय तथा विदेशी आयातित सामान पर लगाया गया कर प्रवेश था। मतलब वास्तविक रूप में अगर हम बात करें तो कस्टम ड्यूटी इसी को कहेंगे कि एक तरीके की एक कस्टम ड्यूटी थी, सीमा शुल्क था, आयात और निर्यात पर लगने वाला टैक्स था। वस्तुओं के मूल्य के अनुसार कल बदलता रहता था और यह संभवतः 10 से 15% तक होता था। तो जो टैक्स है, जो कर है, वो मोटे तौर पर 10 से 15% के बीच में मिलता है। शराब पर चुंगी आय का एक अन्य साधन था, इसके लिए आबपाशी रखना होता था। सोचिए कि उस दौर में भी लाइसेंस की व्यवस्था इस तरीके के व्यापार में लगता था, इस तरीके के कार्यों में लगता था। विदेशी शराब के विक्रय के लिए विशेष अधिकार पत्र रखने पड़ते थे। करों के अन्य प्रकार थे बलि। अर्थशास्त्र में बलि का अर्थ वह उपकर प्रतीत होता है जो राजा उपज के भाग के अतिरिक्त प्रजा से लेता था। शब्द पर गौर करना। बलि सुनने में तो लगेगा कि भाई ये किसी की जान देने की या लेने की बात आ रही है, लेकिन कौटिल्य जी की अर्थशास्त्र में इस बलि का मतलब ये लिया गया है कि राजा जो किसानों से उपज के भाग के अतिरिक्त कर लेता था, अलावा कर लेता था, उसे बलि कहते थे। पिंड कर, कुछ गांवों को जो कर इकट्ठा देना होता था, मतलब एक तरीके से पूरे गांव का एक साथ कर होता है। आज भी नहीं यूज करते लोग पिंड, भाई हम इस पिंड के हैं, तो पिंड कर पूरे गांव का एक साथ कर। जैसे लगान मूवी में पूरे गांव का कर नहीं जा रहा था, वैसे पिंड कर उस दौर में। सेना भक्त कर, संभवतः गांव वालों को, सेना को भोजन व्यवस्था के लिए जो धन देना होता था। हिरण्य कर, संभवतः यह किसानों से नगद कर के रूप में लिया जाने वाला कर था, हिरण्य कर। प्रणय कर, इस कर का उल्लेख सबसे पहले पाणिनि ने किया था, पाणिनि महोदय ने किया था, परंतु पहली बार विस्तार से इसका विवरण अर्थशास्त्र में है। यह एक प्रकार का युद्ध कर था जो कुल उपज के 1/3 से 1/4 भाग तक एक ही बार में लिया जाता था। मतलब युद्ध के दौरान या युद्ध के लिए जो टैक्स लिया जाता था उस कर को कहा जाता था प्रणय कर।
तो ये थे अर्थव्यवस्था, ये थी उसकी टैक्स का सिस्टम। कई प्रकार के अलग अलग कर हम देख सकते हैं कि इस दौर में निर्मित किए गए थे, और मौर्य काल में यही जो कर व्यवस्था थी इसी ने अर्थव्यवस्था को भी काफी मजबूती प्रदान की। अब आते हैं न्यायिक व्यवस्था पर। अब हम बातचीत कर रहे हैं मौर्यकालीन न्यायिक व्यवस्था पर। अर्थशास्त्र में दो प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख है। दो प्रकार के न्यायालय, वैसे भी दो प्रकार के मामले होते हैं, दीवानी और फौजदारी। आप में से कई सारी विद्यार्थी सोचते हैं कि ये क्या होता है, तो याद रखना दीवानी मामलों का संबंध होता है, जैसे कि आपने किसी से ऋण लिया लेकिन चुकाया नहीं, चोरी का जो मामला सामान्य रूप से हम कह सकते हैं, या जो करों का मामला जो होता था। लेकिन आपराधिक मामले, किसी को मारपीट दिया, हत्या कर दी, तो हम उसे फौजदारी मामलों में शामिल करते हैं। तो यहां पर एक धर्मस्थीय या इनका जो न्यायालय होता था जिसे हम दीवानी न्यायालय कहेंगे, धर्मस्थीय न्यायालय जिसका प्रमुख कार्य प्रमुख धर्म से या व्यवहारिक होता था, और कंटकशोधन फौजदारी न्यायालय जिसका प्रमुख प्रदेष्टा या प्रादेशिक कहलाता था। ये जो प्रदेष्टा कल मैंने बताया था, तो यहां पर जो धर्मस्य व्यक्ति होता था वो इसका न्याय करता था, और जो प्रदेष्टा कहलाता था, जो कि प्रांत के अंतर्गत लोग होते थे, उनका जो मुखिया होता था वो कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय का प्रमुख माना जाता था। न्यायिक क्षेत्र में कठोर दंड विधान लागू थे। मृत्यु दंड, अंग विच्छेदन, मतलब एक्चुअली ये कुछ ज्यादा हिंदी हो गया, हाथ काटना, पैर काटना, इस तरीके की कि भाई चोरी की है, कारावास व जुर्माना जैसे दंड प्रचलित थे। न्याय करने से पूर्व संबंधित सभी पक्षों को सुना जाता था तथा प्राय नैतिकता और धार्मिक आधार पर निष्पक्ष न्याय करने का प्रयत्न किया जाता था। मतलब न्याय प्रणाली में हम कह सकते हैं कि इस बात पर ध्यान दिया जाता था कि धर्म के अनुसार क्या कहा जा सकता है, नैतिकताएं क्या कहती हैं, और सभी पक्षों के विचार क्या है। तो एक तरीके से न्याय के पूर्ण सिद्धांत का पालन किया जाता था। अर्थशास्त्र से पता चलता है कि युक्त नामक अधिकारी का नाम युक्त, प्राय धन का अपहरण करते थे। धन का अपहरण मतलब जैसे जिन लोगों को हमने टैक्स का इंस्पेक्टर बनाया, इनकम टैक्स अधिकारी बनाया, पता चल रहा है कि वही पैसों का गबन कर रहा है, तो जो अधिकारी होते थे वही पैसों की चोरी करते थे। ऐसा कैसे अनुमान लगाएंगे हम लोग? ऐसा अनुमान इसलिए लगाया जा सकता है क्योंकि अर्थशास्त्र में कथन दिया था चाणक्य जी ने या कौटिल्य जी ने। यह कथन आप में से कई लोगों ने सुना होगा। एक स्थान पर उल्लेखित है कि जिस प्रकार जल में विचरण करती हुई मछलियों को जल पीते हुए कोई नहीं देख सकता, उसी प्रकार आर्थिक पद पर नियुक्त युक्तों को धन का अपहरण करने पर कोई जान नहीं सकता। मतलब चाणक्य साहब ये कह रहे हैं कि जैसे पानी में मछली पानी कब पी लेती हैं इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, वैसे ही जो भी आर्थिक क्षेत्र में युक्तों के पद पर बैठे हुए अधिकारी हैं वो कब पैसों की चोरी कर लेते इसका अनुमान लगाया नहीं जा सकता है। तो इस कथन से एक बातें मैं फिर आपको याद दिला दूं, हम इतिहास पढ़ रहे हैं, इतिहास में किसी चीज की गारंटी नहीं ली जा सकती, जैसे कि आपको मैंने इसके पहले भी बताया है। इतिहास केवल एक अनुमान पर आधारित है, जो तथ्य है, जो साक्ष्य है, उसके आधार पर हमारा मस्तिष्क क्या तार्किकताएं अपनाता है। ब्राह्मण विद्रोहियों को जल में डुबोकर मृत्यु दंड दिया जाता था। जिस अपराध में कोई प्रमाण नहीं मिलता था वहां जल, अग्नि, विष आदि द्वारा परीक्षा ली जाती थी। सोचिए कि अगर कहीं पर कोई भी प्रमाण नहीं है, सबूत नहीं है, तो आपने कोई अपराध किया या नहीं, इसकी जांच इसके आधार पर होगी कि आपको जल के भीतर रहना होगा। यदि कुछ नहीं हुआ तो आप अपराधी नहीं थे। अग्नि में से गुजरना होगा, विष पीना होगा और बच गए तो मतलब आपने अपराध नहीं किया था। ये थोड़ा मूर्खतापूर्ण है भाई। अपराध करना और नहीं करना वो तो, अब ऐसा अगर होगा कि कोरोना जैसी बीमारी उस दौर में होती तो लोग कहते कि भाई ठीक है, अगर तुमने अपराध नहीं किया तो तुम्हें कोरोना से कुछ नहीं होगा। भाई इम्यून पावर भी तो कोई चीज होती है, तो जिन लोगों की इम्यून पावर अच्छे होंगे वो लोग तो बच जाते होंगे। तो किसी का लीवर ढंग का होगा तो विष से बचा लिया उसको, तो लीवर के कारण पता चल गया कि वो अपराधी नहीं है। तो कई सारी कुछ चीजें जो थी हम देख सकते हैं कि जिनमें प्रमाण नहीं मिलता है वहां परीक्षाएं ली जाती थी।
मेगास्थनीज महोदय, कल बताया था मैंने इनके बारे में। मेगास्थनीज के विवरण से पता चलता है कि दंड की कठोरता के कारण प्राय अपराध नहीं होते थे। कानून की शरण लोग बहुत कम लेते थे। लोग अपने घरों को असुरक्षित छोड़ देते थे तथा कोई लिखित समझौता नहीं करते थे। अर्थशास्त्र से पता चलता है कि जो धर्मोपदा शुद्ध और धार्मिक प्रलोभनों द्वारा शुद्ध चरित्र वाले सिद्ध होते थे उन्हें ही न्यायाधीश बनाया जाता था। मतलब न्यायाधीश ईमानदार थे। न्यायाधीशों को धर्म, व्यवहार, चरित्र, राजाज्ञा का अध्ययन करके ही दंड का निर्माण करना पड़ता था। वो जो दोनों हमने न्यायालय बताए उसमें जो भी लोग चुने जाते थे वो इतनी ईमानदारी के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर चुने जाते थे। मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था, ये काफी चर्चा में रहती है क्योंकि उस दौर में पहली बार हमें इस तरीके की व्यवस्था देखने को मिलती है। मौर्यकालीन गुप्तचर प्रशासन, मौर्य काल में सक्षम गुप्तचर व्यवस्था का विकास हो चुका था। अर्थशास्त्र में दो प्रकारों के विचारों का उल्लेख मिलता है। पहला, संस्था, संस्था का मतलब एक स्थान में रहने वाले गुप्तचर, और जो दूसरा है संचरा, भ्रमणशील गुप्तचर। यदि हम बात करें संस्था, एक स्थान में रहने वाले गुप्तचर, मतलब ऐसे गुप्तचर जिनकी जो व्यवस्था होती थी वो एक जगह पर मिलते थे, बातचीत करते थे, और एक ऐसे गुप्तचर जो कभी किसी जगह मिलते नहीं थे, केवल संदेश पहुंचाने का कार्य करते थे। तो एक तो होती है संस्था और एक है संचरा। राजा गुप्तचरों के माध्यम से विरोध की संभावनाओं की जानकारी और राजकीय कार्यक्रम के प्रति जनता की प्रतिक्रिया प्राप्त करता था। मुझे लगता है कि गुप्तचरों के कारण भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन मुझे लगता है मौर्य काल में आया कि जल्दी विद्रोह जो भी एक या दो बार हुए उन्हें दबा दिया गया। साथ ही साथ बहुत रेयरली षड्यंत्र या आंतरिक षड्यंत्र हमें बहुत कम मिलते हैं और एक शांतिकालीन व्यवस्था का निर्वहन होता है। मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, अशोक के अभिलेख और स्मारकों, यूनानी राजदूत, मेगास्थनीज के विवरण से मौर्यकालीन समाज और संस्कृति पर प्रकाश पड़ता है। मौर्य काल में वर्ण व्यवस्था थी, समाज में वर्ण व्यवस्था थी। समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में बटा हुआ था, लेकिन इस समय तक वर्ण व्यवस्था में पर्याप्त जटिलता आ गई थी। इसका आधार कर्म ना होकर जन्म हो गया था। वैसे तो हमने देख लिया था उत्तर वैदिक काल में ही जो समाज का वर्गीकरण होने लग गया था वो जन्म के आधार पर होने लग गया था, और इसी कारण से हम ये कह सकते हैं कि ये जो मौर्यकालीन व्यवस्था है, इस मौर्यकालीन व्यवस्था में समाज वर्गीकृत था और वो भी जन्म के आधार पर। कोई व्यक्ति अपना वर्ण परिवर्तित नहीं कर सकता था। मतलब एक तरीके से रूढ़िवादिता आ गई। वर्ण व्यवस्था की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य होता था। यूनानी लेखकों से ज्ञात होता है कि कोई व्यक्ति अपनी जाति से बाहर विवाह नहीं कर सकता था, अपनी जीविका को छोड़कर किसी अन्य जीविका को नहीं अपना सकता था। सोचिए इस समय अगर कोई व्यक्ति अपने उस कार्य को नहीं करना चाहता है क्योंकि उसमें वो पारंगत नहीं है, वो दूसरा कार्य करना चाहता है तो वो नहीं कर सकता था। फॉर एग्जाम्पल आज भी कुछ जगहों पर मैं देखता हूं कि कोई किसान यदि मान लीजिए कि किसानी नहीं करना चाहता है तो कई समस्याएं उन्हें कुछ जगह देखने को मिलती है। कई बार हमारे यहां पर एससी और एसटी जब कोई दूसरा बढ़िया काम करना चाहते हैं तो उनके प्रति लोगों की सोच कई बार नकारात्मक होती है। सोचिए आज 21वीं सदी में ऐसी सोच भी दिखती है, तो उस दौर में जो आज से 2300 साल पुरानी है थोड़ी डरावनी लगती है। हालांकि इस युग में वैश्य और शूद्र का भेद मिटता जा रहा था। 4 वर्णों के अतिरिक्त मौर्यकालीन भारत में कुछ अन्य व्यवसायिक वर्ग अथवा समूह भी पैदा हो गए थे, किंतु उनकी गणना अन्य 4 वर्णों में ही कर जाती थी। अशोक के 5वें शिलालेख के अनुसार मौर्यकालीन भारत के समाज में अनेक वर्ण थे, अनेक वर्ग थे। एक और वर्गीकरण हो गया था कि किसानों के आधार पर किसान वर्ग बन गया था, व्यापारियों के आधार पर व्यापार वर्ग बन गया था। इस समय भी वर्णाश्रम पर बल दिया जाता था और प्रत्येक व्यक्ति से उम्मीद की जाती थी कि वह ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में जीवन व्यतीत करें। इस प्रकार समाज का आधार वर्ण व्यवस्था और वर्णाश्रम थे। वर्ण व्यवस्था मतलब लोगों का बंटवारा और एक तरीके से आश्रम व्यवस्था का मतलब हुआ
कि जहां पर जीवन के 25 साल वह जिएगा ब्रह्मचर्य के रूप में, अगले 25 साल वह गृहस्थ जीवन जिएगा, अगले 25 साल वो वानप्रस्थ जीवन जिएगा और अंतिम 25 वर्ष वह सन्यासी जीवन के रूप में जीवन यापन करता था। तो ये भारत की एक तरीके से आश्रम व्यवस्था भी थी। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य काल के दौरान भारत में 7 जातियां थी। अब जरा ध्यान से सुनना, मेगास्थनीज क्योंकि वो विदेशी है तो वो अपने दृष्टिकोण से देख रहा है कि यहां 4 वर्ण नहीं है, 4 तरीके के लोग नहीं है, 7 तरीके के लोग हैं। दार्शनिक लोग हैं, किसान हैं, ग्वाले हैं, कारीगर हैं, सैनिक है, निरीक्षक है और अमात्य है। जरा कमेंट्स करके बताना मुझे क्या समझते हैं आप लोग अमात्य से, कि अमात्य कौन होता था या अमात्य का मतलब क्या है। हालांकि भारतीय इतिहासकार अथवा तत्कालीन साक्ष्यों के अनुसार इस प्रकार की जातियों का उल्लेख नहीं मिलता। संभवतः मेगास्थनीज ने भारत की सामाजिक व्यवस्था को ठीक तरह से नहीं समझा और यूनानी समाज को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का वर्गीकरण किया हो। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य काल में भारतीय सामाजिक जीवन सरल, सादा और सुव्यवस्थित था। जीवन स्तर काफी ऊंचा था। इसका मतलब व्यवस्था, जीवन स्तर का मीनिंग हुआ कि मानव को वो सारी सुविधाएं सामान्यतः मिलती थी। जातियां एक दूसरे से प्रेम भाव रखती थी, उनका एक दूसरे पर विश्वास था। जातियां सामाजिक नियम का पालन अपना कर्तव्य मानती थी और उनके बीच आपसी झगड़े बहुत कम होते थे। मेगास्थनीज के दृष्टिकोण को थोड़ा इसलिए ध्यान देखा जा सकता है और ज्यादा बेहतर सही माना जा सकता है क्योंकि वह व्यक्ति न्यूट्रल है। याद रखिएगा, जिन भी लोगों ने इतिहास लेखन किया होगा वह निश्चित ही किसी विशेष वर्ग समुदाय से है, तो वह जब इतिहास का लेखन करता होगा तो थोड़ा बहुत तो इतिहास पर उसके वर्ण का प्रभाव पड़ता होगा। लेकिन मेगास्थनीज पर हम ज्यादा विश्वास इसलिए कर सकते हैं क्योंकि वह उदासीन रूप में इस समाज को देख सकता था। क्योंकि जब कोई तीसरा व्यक्ति किसी चीज को देखता है, जैसे मान के चलिए आप लोगों को या मुझे इतिहास लेखन का काम दिया जाए अफ्रीका में किसी देश का या यूरोप के किसी देश का, तो मैं जो इतिहास लेखन करूंगा वो न्यूट्रल होकर करूंगा। लेकिन वही का व्यक्ति जब वहां का इतिहास लेखन करेगा तो थोड़ा बहुत तो बायसनेस आ ही जाता है। तो याद रखिएगा कि मेगास्थनीज के जो विचार है वो सोचने चाहिए। मेगास्थनीज के विवरण से जाति व्यवस्था के संबंध में कुछ भ्रांतियां अवश्य पैदा हो जाती हैं, लेकिन उनके लेखों से तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। दार्शनिक के विषय में मेगास्थनीज के लेख महत्वपूर्ण प्रतीत होते हैं। मेगास्थनीज ने दार्शनिक वर्ग को 2 भागों में बांटा, एक ब्राह्मण और एक श्रमण। ब्राह्मण दार्शनिकों से अभिप्राय सामान्यतः ब्राह्मणों से है और श्रमण वर्ग के अंतर्गत बौद्ध सन्यासी आते हैं जो किसी भी जाति के हो सकते हैं। मतलब जो बौद्ध वर्ग था, जो भ्रमण करते रहते थे, घूमते रहते थे और अलग अलग जगह पर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का कार्य करते थे, उन्हें वो श्रमण वर्ग कहते थे। अन्य धार्मिक संप्रदायों से संबंधित सन्यासी भी श्रमण ही कहे जाते थे। तो शब्द पर ध्यान देना, मौर्य काल में श्रमण का मतलब होता था जो भी धार्मिक वर्ग के सन्यासी लोग होते थे। ब्राह्मणों का जीवन 2 अवस्थाओं में विभाजित था। प्रथम अवस्था में ब्राह्मण सरल जीवन व्यतीत करते थे, मध्य मास और समस्त इंद्रिय सुखों के उपभोग से दूर रहते थे। मतलब एक तरीके के सन्यासी ब्राह्मण, उनका संपूर्ण समय लोगों को विद्या दान करने में व्यतीत होता था। जीवन के 37 वर्षों तक इन नियमों का पालन करने के बाद वो सुख सुविधामय जीवन में प्रवेश करता था। सोचिए 37 ईयर तक एक व्यक्ति जो समाज के प्रति समर्पित होकर काम करेगा और उसके बाद ही फिर वो जीवन के आनंद की ओर जाएगा। इस समय वह अपनी इच्छानुसार कई स्त्रियों से विवाह कर सकता था। रंगीन वस्त्र और मांस इत्यादि का प्रयोग उसके लिए वर्जित नहीं था। मेगास्थनीज का यह वर्णन ब्राह्मणों के आश्रम, ब्रह्मचर्य और गृहस्थ के उस जीवन के काफी मिलता जुलता है जो हमें स्मृतियों में अथवा धर्मशास्त्रों में मिलता है। सशर्त पुनर्विवाह और विधवा विवाह की अनुमति भी थी। हालांकि तत्कालीन समाज में बहुविवाह के स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलते, किंतु पुनर्विवाह की प्रथा अवश्य प्रचलित थी, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें थी। पुनर्विवाह का मतलब यह हुआ कि यदि पत्नी की मृत्यु हो जाए, पति की मृत्यु हो जाए, उदाहरण के लिए यदि किसी पत्नी को 8 वर्ष तक कोई संतान नहीं होती
तो पति पुनर्विवाह कर सकता था। उसी प्रकार पति की मृत्यु हो जाने पर स्त्री हो तो पुनर्विवाह करने का अधिकार प्राप्त था। मतलब उस दौर में महिलाओं की स्थिति उतनी निम्नतर नहीं थी जितनी कि आने वाले समय में हमें दिखेगी। तो पति भी पुनर्विवाह कर सकते थे शर्त के आधार पर। मौर्यकालीन समाज में महिलाओं की स्थिति, मौर्यकालीन समाज में स्त्रियों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था। स्त्रियों को परिवार की संपत्ति में अधिकार मिलता था। पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करने पर राज्य की ओर से दंड मिलता था। विधवाओं को पुनर्विवाह अधिकार प्राप्त था, किंतु समाज में स्त्रियों को अब उतनी स्वतंत्रता नहीं रह गई थी जितना कि ऋग्वैदिक काल में थी। उन्हें प्राय घर के भीतर ही काम करना पड़ता था। स्वच्छंद रूप से घूमने की स्वतंत्रता नहीं थी, किंतु भिक्षुनियां हो जाने पर उन्हें घूमने फिरने की स्वतंत्रता हो जाती थी। यदि वह बौद्ध धर्म या हम कहेंगे कि एक तरीके से जैन धर्म में शामिल होती थी या फिर सन्यासी जीवन जीना चाहती थी तो घूमने फिरने की स्वतंत्रता हो जाती थी। समस्त देश में स्त्रियों की दशा अथवा विवाह के नियम एक नहीं थे। तक्षशिला में लड़कियों के लिए पति चुनने के लिए कुश्ती का आयोजन किया जाता था। अपनी इच्छा से स्त्रियां सती भी हो सकती थी, लेकिन यह प्रथा केवल क्षत्रियों तक सीमित थी। इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से सुन लेना। ये तो बाद में सभी लोगों ने देखा देखी में शुरू किया और वो ऐसी एक गंदी प्रथा का प्रारंभ कर दिया जिसने भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति को सच में बहुत ही निम्न स्तर पर लेकर चला गया। समाज में वेश्यावृत्ति भी थी जिसे राज्य द्वारा नियंत्रित किया जाता था। स्त्रियों में पर्दा प्रथा के प्रचलन का भी संकेत मिलता है। स्त्रियों को कलाओं की शिक्षा प्राप्त करने की भी सुविधा थी। मतलब स्त्रियां किसी आर्ट की भी बात कर सकते थे। कुछ स्त्रियां संगीत, नृत्य, चित्र, लेखन आदि ललित कलाओं में निपुणता प्राप्त करती थी। सैनिक व्यवसाय अपनाने का मार्ग भी स्त्रियों के लिए सर्वथा अवरुद्ध नहीं था। मतलब कई स्त्रियां या कुछ स्त्रियां सैनिक रूप में भी कार्य करती थी, ऐसे भी प्रमाण इस समय मिलते हैं। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त की महिला अंगरक्षिकाओं का उल्लेख करते हुए लिखता है, देख लीजिए, मेगास्थनीज कह रहे हैं कि चंद्रगुप्त की अंगरक्षक महिलाएं भी होती थी। इसका मतलब वो सैनिक कार्य के लिए भी एक तरीके से उन्हें समाज में अनुमति थी। कुछ स्त्रियां रथों, अश्वों, हाथियों पर सवार होती है और वे प्रत्येक प्रकार के शास्त्रार्थ से सुसज्जित रहती हैं। ऐसा मालूम पड़ता है जैसे वे किसी आक्रमण के लिए जा रही हो, ऐसा मेगास्थनीज ने लिखा है। बात करते हैं मौर्यकाल समाज में दास प्रथा की। तत्कालीन समाज में दास प्रथा प्रचलित थी। चंद्रगुप्त मौर्य स्वयं एक दास था जिसे कौटिल्य ने एक शिकारी से खरीदा था। हमने शुरुआत में कल की क्लास में आपको बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य को एक शिकारी से खरीदा गया था कौटिल्य के द्वारा। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र में भी दास प्रथा का उल्लेख मिलता है। अशोक ने भी अपने शिलालेखों में दासों तथा किराए के मजदूरों में अंतर स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। हालांकि इस संदर्भ में यूनानी इतिहासकार का दृष्टिकोण भिन्न है। तत्कालीन यूनानी लेखक जैसे एरियन, स्ट्रैबो और मेगास्थनीज के अनुसार सभी भारतीय स्वतंत्र हैं और उनमें एक भी दास नहीं है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें स्पष्ट रूप से इस बात की ओर इशारा करता है कि दास व्यवस्था थी, लेकिन विदेशी जो भी लेखक रहे वो इस चीज को देख नहीं पाए। ऐसा शायद इसलिए भी हुआ हो शायद कि इस तरीके की उन्हें लिखने की अनुमति या किसी प्रकार का उन्हें पर दबाव भी रहा हो, ये भी हो सकता है। जैसे कई बार हमारे यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति घूमने के लिए आते हैं तो आप जानते हैं कि जिस मार्ग से घूमने जाते हैं ऐसा लगता है कि वहाँ कोई भी गरीब है नहीं, सारे संपन्न लोग रहते हैं। सरकार दीवारें खड़ी कर देती हैं ताकि गरीबी भारत की ना दिख सके। तो ऐसा भी कुछ हुआ हो। संभवतः मेगास्थनीज ने भारत के किसी क्षेत्र विशेष का संदर्भ लिया होगा जहां उसे दास प्रथा जैसी कोई व्यवस्था देखने को न मिली। हो सकता है वो जिस एरिया में रहा हो वहां ना हो। एक अन्य कारण यह भी हो सकता है कि मौर्य काल में यूनान के विपरीत दासों के साथ अच्छा और मानवीय व्यवहार किया जाता था। मतलब हमारे यहाँ पर जो दास थे उनके साथ उतना बुरा व्यवहार नहीं होता था जितना यूनान में होता था, और इसलिए उन्हें लगता था कि यह भी स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं। थोड़ी सी मार्केटिंग करना चाहूंगा मैं, क्योंकि कल अद्भुत क्लास ले रहे हैं। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8:30 बजे
4 कक्षाएं आप देख सकते हैं बैक टू बैक हैं। क्लास 8 की एनसीईआरटी, फिर उसके बाद हम कह सकते हैं 5 क्लासेस है 2022-23 के विद्यार्थियों के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए, साइंस की क्लास है, ज्योग्राफी की क्लास है, और 10 के स्टूडेंट्स के लिए भी, 8 के स्टूडेंट्स के लिए भी, और 2:15 बजे सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के सीमित स्रोत। तो कल की सुपर संडे का सेशन रहेगा, पूरी 12 घंटे में 10 घंटे की हमारी क्लास होने वाली है। तो आप लोग तैयार रहिएगा एक अद्भुत से क्लास के लिए। और YouTube पर हमारा पूरा आप देख सकते हैं। मुगल काल हम फ्राइडे लेने वाले हैं 7:30 बजे, ताकि मध्यकालीन भारत का इतिहास भी जल्दी कवर हो जाए। आइए वापस लौटते हैं मौर्यकालीन धार्मिक जीवन पर। वैसे हमने मौर्यकालीन धार्मिक जीवन में देखा कि लोगों में धर्म एक तरीके से वर्गीकरण है, आश्रम व्यवस्था भी मिलती है, वैदिक धर्म की प्रधानता, जैन तथा बौद्ध धर्म भी इस समय काफी विस्तार कर चुके थे, राज्य धर्म निरपेक्ष थे, मतलब राज्य किसी धर्म का समर्थन नहीं करते थे, किसी धर्म पर कोई प्रतिबंध नहीं था। ये एक तरीके से आधुनिक भारत जैसी कल्पना है। पशु बलि का प्रचलन था, हालांकि अशोक के द्वारा प्रतिबंधित किया गया था, शिलालेखों में हमने देखा। तत्कालीन साहित्य में यद्यपि अश्वमेध और वाजपेय जैसे यज्ञों का उल्लेख मिलता है, उस दौर का साहित्य 2 तरीके के यज्ञों की बात करता था। अश्वमेध यज्ञ तो हमने शुरुआत में भी आपको बताया था, उत्तर वैदिक काल में किसी भी राजा को चक्रवर्ती राजा बनना हो, सम्राट डिक्लेयर करना हो अपने आप को, तो यह अश्वमेध यज्ञ की बात आती थी। किंतु किसी मौर्य शासक के द्वारा इस प्रकार के कोई यज्ञ का आयोजन नहीं किया गया। मौर्य साम्राज्य फिर पतन क्यों हुआ? अब बड़ा सवाल यह है कि मौर्य साम्राज्य में अशोक जैसा महान सम्राट होते हुए भी यह धरोहर अगली पीढ़ी में पूरी तरह से धीमे धीमे कमजोर होती चली गई, और आखिर यह पतन की ओर क्यों पहुंच गया? सवाल यह है, इतने महान शासक, इतनी प्राकृतिक उपस्थिति, इतने ज्यादा एक तरीके से बाकी महाजनपद की तुलना में बेहतर कैरेक्टर, फिर आखिर ये कमजोर क्यों पड़ गया? तो एक बात तो आपको भी क्लियर है, जब युद्ध करने की नीति त्याग दी गई, सैनिकों के लिए कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया और शांति के लिए पूर्ण लक्ष्य तय किया गया, तो ऑब्वियसली कई बार जो मार्केट होता है, जो बाजार होता है, वह भी इसके कारण नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की मृत्यु हो गई। बृहद्रथ की हत्या उसके ही सेनापति पुष्यमित्र द्वारा की गई थी। यह सेनापति महोदय का नाम याद रखिएगा। बृहद्रथ की मृत्यु के साथ ही मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। मौर्य साम्राज्य के पतन का कोई एक कारण निश्चित नहीं है, इसके पीछे कई कारण हैं। इतिहासकारों ने मौर्य वंश का पतन के लिए भिन्न कारणों का उल्लेख किया। पहला, हरप्रसाद शास्त्री जी कह रहे थे, धार्मिक नीति, जो कि सम्राट अशोक के बाद एक तरीके से उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, ब्राह्मण विरोधी नीति का पालन किया, एक तरीके से धार्मिक धर्मनिरपेक्षता की नीति अपनाई, वो एक कारण था। हेमचंद्र राय चौधरी, सम्राट अशोक की अहिंसक और शांति प्रिय नीति ने उसे पतन की ओर लेकर गया। डी कौशाम्बी जैसे इतिहासकार कहते हैं कि आर्थिक संकटग्रस्त व्यवस्था का होना, उसके बाद उस क्षेत्र में कई बार अकाल और कई बार बाढ़ की स्थिति देखने को मिलती है। डीएन झा, निर्बल उत्तराधिकारी, सम्राट अशोक के बाद ऐसा कोई उत्तराधिकारी नहीं रहा जिसकी योग्यता ऐसी हो कि वो इस साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए माना जा सके। और रोमिला थापड़ जी कहती हैं, केंद्रीय शासन तंत्र का अव्यवस्थित और अप्रशिक्षित होना, सेंट्रलाइज हो जाना, मौर्य काल का बहुत ज्यादा केंद्रीकृत हो जाना उसके पतन का कारण रहा। तो महोदय हरप्रसाद शास्त्री जी के अनुसार धार्मिक नीति के कारण पतन हुआ। हेमचंद्र राय चौधरी कहते हैं कि शांति प्रिय और अहिंसक नीति।
डी कोशाम्बी कहते हैं कि संकट व्यवस्था में आते गए। डीएन झा साहब कहते हैं कि कमजोर उत्तराधिकारी। रोमिला थापड़ जी कहती है कि केंद्रीय शासन तंत्र का कमजोर या अव्यवस्थित हो जाना, कमजोर नहीं कहूंगा मैं, एक तरीके से इरेगुलेटरीज आ जाना। अयोग्य और निर्बल उत्तराधिकारी हम देख चुके कि उसके बाद किन्हीं का नाम याद नहीं रखते लोग। प्रशासन का अति केंद्रीयकरण, आर्थिक तथा सांस्कृतिक असमानताएं। गंगा घाटी का प्रदेश समृद्ध था जबकि उत्तर दक्षिण के प्रदेशों की आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत कम विकसित थी। गंगा घाटी की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी जहां व्यापार व्यवसाय के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त थे। इस दौर में भी हमें अमीर और गरीब क्षेत्र मिलते हैं। इस दौर में भी आर्थिक विषमताएं मिलती है। इस दौर में कुछ जगह पर कृषि कार्य काफी बेहतर हो सके तो मगध का वह क्षेत्र काफी ज्यादा आगे बढ़ गया और बहुत सारा क्षेत्र पिछड़ गया, ये भी एक कारण रहा है। उत्तर दक्षिण के प्रदेशों में स्थिर अर्थव्यवस्था नहीं थी। यहां पर व्यापार वाणिज्य की सुविधाएं बहुत ही कम थी। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग संस्कृति और अलग अलग भाषाएं थी। मैं इसे उत्तर दक्षिण की जगह पर दक्षिण के प्रदेश कहना ज्यादा पसंद करूंगा या मध्य दक्षिण के प्रदेश कहना ज्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि उत्तर वाला क्षेत्र तो गंगा नदी वाला था। इसमें लोगों की संस्कृति काफी अलग अलग थी, लोगों में एकता का अभाव था और ये आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। कई जगह पर हमें देखने को मिलता है कि जो प्रांतीय शासक थे, जो मगध के माध्यम से शासन कर रहे थे, मौर्य काल के माध्यम से, मगध में शासन जो मौर्य के माध्यम से कर रहे थे। मौर्य साम्राज्य में साम्राज्य से दूर के प्रदेशों में प्रांतीय अधिकारी जनता पर अत्याचार करते थे। इससे जनता मौर्य शासन के विरुद्ध हो गई। दिव्यादान में इस प्रकार के अत्याचारों का विवरण मिलता है और हमने देखा था तक्षशिला में विद्रोह, जो कि बहुत ही मगध के केंद्र से बहुत दूर का क्षेत्र था। सबसे पहला विद्रोह तक्षशिला में बिंदुसार के काल में हुआ था। उसे अशोक को उसने दबाने के लिए भेजा था और अशोक के वहां पहुंचने पर तक्षशिला वासियों ने बताया, न तो हम राजकुमार के विरोधी है, न राजा बिंदुसार के विरोधी है, किंतु दुष्ट अमात्य हम लोगों का अपमान करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अमात्य शब्द समझ गए होंगे। करों की अधिकता, परवर्ती मौर्य साम्राज्य में देश की आर्थिक स्थिति संकटग्रस्त हो गई। हम कहेंगे कि उत्तरोत्तर परिणाम स्वरूप शासकों ने अनावश्यक उपायों द्वारा करों का संग्रहण किया। तो जैसे जैसे समय बीतता गया, आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी, फिर उन्होंने बहुत सारे टैक्स लगाने शुरू कर दिए। ऑब्वियसली जब सरकार या कोई भी सत्ता, कोई भी व्यवस्था में गरीबी आती है तो सबसे पहले वह कठोर नियमों की ओर आगे बढ़ते हैं। मौर्यों के पास एक अत्यंत विशाल सेना और अधिकारियों का बहुत बड़ा वर्ग था। इसके लिए राजा वित्त की व्यवस्था जनता पर करारोपण करके करता था। अर्थशास्त्र में करों की एक लंबी सूची मिलती। इन सभी करों से सामान्य जनता का जीवन कष्टमय हो गया था। फिर अशोक की नीति, मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए कुछ विद्वान अशोक को उत्तरदायी मानते हैं। अशोक की अहिंसा की नीति के परिणाम स्वरूप अंत में चलकर पुष्यमित्र के नेतृत्व में ब्राह्मणों का विद्रोह हुआ और मौर्य वंश की समाप्ति हुई। अशोक के द्वारा बौद्ध संघों को अत्याधिक धन दान में दिया गया, जिससे राजकीय कोष खाली हो गए। अतः इसकी पूर्ति के लिए आने वाले राजाओं ने तरह तरह के उपायों द्वारा जनता से कर वसूल किए। तो एक तरीके से जब आप पूरा क्षेत्र दान धर्म में बांट दोगे तो फिर आपकी स्थिति भी कमजोर होगी। इस बात को भी राजा समझ नहीं पाया, या जब तक समझे तब तक देरी हो चुकी थी। कुछ फैक्ट पर डालते हैं नजर। चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी, चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र बिंबिसार राजा बना। उसके बाद बिंबिसार का पुत्र अशोक राजा बना। मौर्य साम्राज्य के सबसे महान राजाओं में चंद्रगुप्त, बिंबिसार और अशोक का नाम आता है। मेगास्थनीज का वर्णन। मेगास्थनीज एक राजदूत था जिसे ग्रीक राजा सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। मेगास्थनीज ने लिखा है कि पाटलिपुत्र एक बड़ा शहर था।
मकान लकड़ी कच्ची ईंट से बने थे। मकान 1 मंजिल और 2 मंजिल थे। सम्राट का महल भी लकड़ी और कच्ची ईंट से बना था। महल में नक्काशीदार पत्थरों से सजावट की थी। महल के चारों ओर एक खूबसूरत बगीचा था। सम्राट को सोने की पालकी में ले जाया जाता था। सम्राट को महिला अंगरक्षक घेरे रहती थी। मेगास्थनीज की बातों से पता चलता है कि सम्राट को सबसे अधिक सम्मान दिया जाता था। उसके जीवन पर हमेशा खतरा रहता होगा, इसलिए अंगरक्षकों को रखा गया। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि भोजन में जहर ना हो, यह निश्चित करने के लिए भोजन को विशेष नौकर के द्वारा चखा जाता था। एक बॉलीवुड में मूवी आई थी जिसमें हमारे जो कुछ अभिनेता थे उनको यही काम दिया जाता है कि वो चेक करेंगे कि कहीं जहर तो नहीं है, तो ऐसा काम वहां पर भी होता था। तो याद रखिएगा, यहां पर मौर्य काल की समाप्ति होती है। मौर्य काल पर हमारी जितनी भी सारी चर्चाएं थी वो खत्म की गई। कल है सुपर संडे, कल के लिए याद रखिएगा सारी बातों को, ठीक है। तो कल हम देखेंगे सुपर संडे में हमारी कई सारी कक्षाओं को स्पेशल कंप्लीटली फ्री क्लासेस हैं। तो कल टेस्ट 11 बजे दीजिएगा और बाकी समय पूरा स्क्रीन पर बने रहिएगा। कल आपको हम सुबह से लेकर शाम तक कई विषयों पर बातचीत करते हुए मिलेंगे, तो कल की क्लास मिस मत करिएगा। बाकी MK लाइव रिफर कोड यूज करते चलिएगा। हमारा फरवरी से PT टारगेटेड बैच भी आने वाला है। सभी को बेस्ट ऑफ लक। PDF, इसका PDF ग्रुप में आज अपडेट कर दिया जाएगा। आप लोग ग्रुप से जुड़े हैं तो आपको PDF मिल